तो इसके पूर्व हम पढ़े थे संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा और संप्रभुता के लक्षण। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता के प्रकार। तो संप्रभुता के प्रकार में औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, लोक संप्रभुता, विधित और यथार्थ संप्रभुता, यही संप्रभुता का प्रकार है। इसको बारी बारी से हम विस्तार से बता रहे हैं। पहला क्या है? औपचारिक एवं वास्तविक संप्रभुता। शब्द से ही अर्थ निकाल सकते हैं। औपचारिक एवं वास्तविक संप्रभुता यानी संप्रभुता किसी में है और यूज कोई और कर रहा है। संप्रभुता किसी के पास है और यूज कोई और कर रहा है, यही औपचारिक एवं वास्तविक संप्रभुता कहलाता है। जैसे इंग्लैंड का सम्राट क्या है? औपचारिक संप्रभु का अच्छा उदाहरण है। इंग्लैंड का सम्राट क्या है? संप्रभु होता है। औपचारिक संप्रभुता उसी के पास होती है, लेकिन उसका यूज कौन करता है? उसका यूज पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल जो इसका यूज करता है। तो सम्राट की संप्रभुता का उपयोग पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल ही करता है। उसी प्रकार भारत को देख लीजिए। भारत में औपचारिक संप्रभु कौन है? भारत में औपचारिक संप्रभु राष्ट्रपति। औपचारिक संप्रभु कौन है? राष्ट्रपति है। और यूज कौन करता है? संसद और मंत्रिमंडल। भारत में औपचारिक संप्रभु राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? संसद और मंत्रिमंडल। यही क्या है? वास्तविक संप्रभु है। भारत में संसद और मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभु है। तो औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभु का भेद किसमें है? संसदीय शासन प्रणाली में है, अध्यक्षीय में नहीं। राष्ट्राध्यक्ष ही मेन संप्रभु होता है, वही यूज करता है अध्यक्षीय शासन में। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में ये डिफरेंस है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का। दूसरा है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। दूसरा है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। दूसरा है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण, एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करने वाली, एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करना और उसका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है, वही क्या है? वैधानिक संप्रभु है। एक राज्य के अंतर्गत जो कानून का निर्माण करता है और उसको पालन कराने की जिसके पास शक्ति होती है, वही क्या है? वैधानिक संप्रभु है। यह संप्रभु जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति इस किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं होता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर जो है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, और यह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों और जनमत के आदर्शों का उल्लंघन करते हैं।
तो विधि का निर्माण और लागू करना जिनके पास सर्वोच्च शक्ति होती है वही वैधानिक संप्रभु होता है। अब इस संबंध में गार्नर महोदय क्या कहते हैं? वैध संप्रभु वह निश्चित करता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से पूरा कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत को उपेक्षित कर सके। तो कानूनी संप्रभुता की क्या विशेषता होगी? यह निश्चित होती है और न्यायपालिका इसे स्वीकार करती है। पहली विशेषता क्या है? यह निश्चित होती है और न्यायपालिका स्वीकार करती है। ठीक है, यह निश्चित होती है और न्यायपालिका इसे स्वीकार करती है। यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निश्चित हो सकती है। यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में हो सकती है। ठीक है, यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा यह संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। ठीक है, चौथा है वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है। वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा का घोषणा कर सकती है। वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है। अब क्या है राजनीतिक संप्रभु? राजनीतिक संप्रभु क्या है, इसको देखिए। जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वहाँ पर वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु में अंतर नहीं स्पष्ट होता है, लेकिन जहाँ पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र है वहाँ पर राजनीतिक और वैधानिक संप्रभु में अंतर स्पष्ट हो जाता है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य जनता के द्वारा ही चुन करके जाते हैं और नीति बनाने में, कानून बनाने में जनता का यदि उपेक्षा करेगा तो अगली बार जनता उन्हें चुन करके पार्लियामेंट की सदस्य नहीं बनाएगी। इसलिए पार्लियामेंट पे यह एक प्रतिबंध है। तो पार्लियामेंट क्या करती? जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध जो है किसी भी प्रकार का कानून का निर्माण नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। एक डायसी कहते हैं जिस संप्रभु को यह महत्वपूर्ण कोटेशन है। डायसी महोदय कहते हैं कि जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उनके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है। जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से राज के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। अब लोक संप्रभु को तो रूसो ने दिया था समान इच्छा। रूसो ने
समान इच्छा, यही लोक संप्रभु है। समान इच्छा से रूसों का क्या तात्पर्य है? समान इच्छा से रूसों का तात्पर्य यही है, सबकी इच्छा के उस भाग से था, सबकी इच्छा से उस भाग से था जिसमें समान हित निर्धारित हो। इस संबंध में ब्राइस महोदय का कहना है कि आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार और पर्याय बन चुकी है। तो गार्नर महोदय कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ निर्वाचन समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं, और यह उन्हीं देशों में स्पष्ट है जिनमें व्यापक मानसिक प्रणाली प्रचलित करने के लिए वैध रूप से स्थापित भागों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है। विधिता और यथार्थ संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता हो गया, लोकप्रिय संप्रभुता तीसरा, और चौथा है विधिता यथार्थ संप्रभुता। विधिता यथार्थ संप्रभुता से क्या मतलब है? एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उन्हें विधि संप्रभुता कहते हैं। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को शासन करने का अधिकार दिया जाता है वही व्यक्ति क्या है? वही व्यक्ति संप्रभु है, संप्रभु। और ब्राइस महोदय इसमें क्या कहते हैं? यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञाओं व आदेशों का वास्तव में पालन होता है, चाहे उसकी संप्रभुता के आधार कानूनी हो या न हो। जैसे हिटलर ने बेल्जियम, फ्रांस आदि गणराज्यों पर कब्जा स्थापित कर 1939 से 40 में जो सरकार स्थापित की थी वह क्या थी? वह यथार्थ संप्रभु थी। वर्तमान में 15 अगस्त 2021 को जो अफगानिस्तान में स्थापित तालिबान सरकार यथार्थ संप्रभुता का उदाहरण है, जबकि पूर्व में स्थापित अशरफ गनी सरकार विधिक संप्रभुता का उदाहरण है।